जब जब किसान के मुख से निकली हाय, चौधरी अजीत सिंह साथ में खड़े पाए। मैं हर एक किसान और मजदूर को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी समस्याओं को हल करने के लिए मैं मन, वचन और कर्म से उसके प्रति समर्पित रहूँगा और जो भी संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगा उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। राजनीति में हर विकल्प खोलकर चलने वाले और जोड़ तोड़ के माहिर चौधरी अजीत सिंह नहीं रहे। कोरोना महामारी ने उन्हें भी छीन लिया, लेकिन भारतीय राजनीतिक इतिहास में उनका किरदार हमेशा बड़ा हिस्सा हासिल करता रहेगा। करीब 35 वर्ष लंबे सियासी सफर में अजीत सिंह ने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे। वह सत्ता की चाबियां हाथ में लेकर चले तो कई बार हाशिए पर भी पहुंच गए, लेकिन बार बार न केवल वापसी की बल्कि अपनी प्रासंगिकता को भी साबित किया। कि जिस नेता की एक आवाज पर हम लाखों की संख्या में दिल्ली चढ़ जाते थे और आज उसके अंतिम दर्शन के लिए भी हम दिल्ली नहीं जा सके, इससे ज्यादा हमारे लिए दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। बिहार से आने वाले रामविलास पासवान की तरह पॉलिटिकल क्रिटिक्स अजीत सिंह को भी राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। अजीत सिंह के राजनीतिक करियर की शुरुआत ही विवाद से हुई। विवाद भी उस वक्त के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ हुआ। अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी करने के बाद वर्ष 1986 में अजीत सिंह ने वापसी की और किसान ट्रस्ट के अध्यक्ष के तौर पर सियासी सफर शुरू किया। पिता चौधरी चरण सिंह बीमार थे। 29 मई 1987 को उनकी मृत्यु हो गई। उन दिनों चौधरी चरण सिंह और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा भारतीय लोकदल में थे और साथ साथ राजनीति कर रहे थे। अजीत सिंह और हेमवती नंदन बहुगुणा के बीच विवाद हो गया। अजीत सिंह ने इस विवाद के बाद लोकदल अजित बना लिया और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। हेमवती नंदन बहुगुणा भी बीमार ही चल रहे थे, लिहाजा 17 मार्च 1989 को उनका भी निधन हो गया। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से उनकी नजदीकियां बन गईं। चंद्रशेखर ने उन्हें जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। 1989 आते आते जनता पार्टी का जनता दल में विलय हो गया। अजीत सिंह अपने पिता चौधरी चरण सिंह के गढ़ बागपत से चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंच गए। बोफोर्स तोप घोटाले की छाया के चलते जनता दल सत्ता में पहुंचा। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने और अजीत सिंह उनके मंत्रिमंडल में कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रहे। एक बात आपको और बता दें कि अजीत सिंह सबसे पहले राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। जनता दल भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया। इसके बिखरने के बाद अजीत सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाथ आजमाने की कोशिश की। यूपी में अजीत वीपी सिंह और मुलायम सिंह यादव चंद्रशेखर के दो ध्रुव बन चुके थे। मतलब एक तरफ अजीत सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह थे तो दूसरी ओर मुलायम सिंह यादव और चंद्रशेखर थे। जनता दल के विधायकों का बड़ा धड़ा मुलायम सिंह यादव चंद्रशेखर के साथ खड़ा हो गया। लिहाजा अजीत सिंह को पछाड़कर मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए। कई वर्षों तक अजीत सिंह संघर्षरत रहे और अपने लिए जमीन बनाने में जुट गए। वर्ष 1996 में अजीत सिंह सत्तासीन कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बना लिया। अपने पिता के निधन के बाद अजीत सिंह को अनमने ढंग से राजनीति में आना पड़ा। वैसे तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन एक बार राजनीति में आने के बाद जिस तरह से उन्होंने उस दौर के कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञों को मात दी, वो बिरले लोग ही कर पाते। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक उनकी राजनीतिक समझ का लोहा मानते हैं। अजीत सिंह कांग्रेस के साथ भी ज्यादा दिन कहां टिकने वाले थे। महज 1 साल में उनका कांग्रेस से भी मोह भंग हो गया। अजीत सिंह ने न केवल कांग्रेस बल्कि लोकसभा से भी त्यागपत्र दे दिया। उस वक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन के मुखिया चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत सर्वमान्य किसान नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। लिहाजा समान विचारधारा के नाम पर 1997 में महेंद्र सिंह टिकैत और अजीत सिंह ने मिलकर भारतीय किसान कामगार पार्टी बना ली, लेकिन ज्यादा दिनों तक यह सियासी मेल भी नहीं चल पाया। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से नाराजगी बढ़ने के बाद उन्होंने 1998 में भारतीय किसान कामगार पार्टी को भी अलविदा बोल दिया। अब एक बार फिर अजीत सिंह के सामने आगे के सियासी सफर का रास्ता बनाने की चुनौती खड़ी थी। अजीत ने एक बार फिर भारतीय लोकदल और लोकदल के पुराने संगठन को नए नाम राष्ट्रीय लोकदल के रूप में खड़ा किया। नए संगठन का फोकस जाट बाहुल्य वेस्ट यूपी तक सीमित किया और वेस्ट यूपी का नए राज्य के रूप में गठन मुख्य एजेंडा रखा। यह वक्त भारतीय जनता पार्टी के चढ़ाव का भी था। ऊपर से महेंद्र सिंह टिकैत की भारी नाराजगी थी।
लिहाजा अपने गढ़ बागपत से वर्ष 1998 का लोकसभा चुनाव भाजपा प्रत्याशी सोमपाल शास्त्री के सामने अजीत सिंह को हारना पड़ गया। यह अजीत सिंह को राजनीतिक करियर में पहला और बड़ा झटका था। भारतीय जनता पार्टी अजीत सिंह का विकल्प खड़ा करना चाहती थी। लिहाजा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में बागपत से चुनाव जीतकर पहुंचे लोकसभा सांसद सोमपाल शास्त्री को केंद्र में कृषि मंत्री बना दिया गया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज 11 महीने में गिर गई। इसके बाद वर्ष 1999 में एक बार फिर लोकसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में अजीत सिंह ने न केवल वापसी की बल्कि वह सत्ता में भी पहुंच गए। महज 13 महीने बाद हुए इस लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह ने बाजी पलट दी। इस बार बागपत में अजीत सिंह ने न केवल सोमपाल शास्त्री को हराया बल्कि राष्ट्रीय लोकदल के 2 और सांसद जिताने में कामयाबी हासिल की, जिसकी बदौलत केंद्र में एनडीए का घटक दल बन गए। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2001 में कृषि मंत्री बनाया। इससे अजीत सिंह को बड़ा फायदा मिला। वर्ष 2002 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अजीत सिंह ने भाजपा से दोस्ती करके लड़ा। 38 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे। कामयाबी 14 सीटों पर ही मिली। चौधरी अजीत सिंह के सामने राजनीतिक संकट लगभग पूरी उम्र खड़े रहे। अब ऐसा वक्त आ चुका था जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें आ जा रही थीं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में इन दोनों राष्ट्रीय दलों की सरकार नहीं बन रही थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती जा रही थी। ऐसे में चौधरी अजीत सिंह ने केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग रणनीति पर काम करना शुरू किया। वर्ष 2003 में अजीत सिंह का मंत्री पद चला गया और वर्ष 2004 में केंद्र से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी चली गई। अब केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस वापसी कर चुकी थी। लिहाजा कांग्रेस से पुराने खराब रिश्ते आड़े आ गए और अजीत सिंह ने फिर कुछ वक्त के लिए उत्तर प्रदेश पर निगाह लगाई। अभी इन किसानों को, इन मजदूरों को चौधरी अजीत सिंह जी की आवश्यकता थी। ऐसे सर्वमान नेता, लोग कहने को तो कहते हैं कि हम बेदाग हैं, लेकिन आज तक केंद्र में 4 बार मिनिस्टर रहे, 8 बार एमपी रहे, लेकिन आज तक चौधरी अजीत सिंह जी पर सरकार किसी की भी आई हो, सरकार कोई भी रही हो, भ्रष्टाचार का एक भी धब्बा आज तक चौधरी अजीत सिंह जी के ऊपर नहीं लगा। अजीत सिंह का राष्ट्रीय लोकदल केंद्र में एनडीए के साथ वर्ष 2012 तक बना रहा। 2009 का लोकसभा चुनाव एनडीए में लड़ा। उत्तर प्रदेश की 12 सीटों में से रालोद ने 5 पर जीत हासिल की, जबकि 2004 के चुनाव में उन्हें 7 सीट मिली थी। इधर उत्तर प्रदेश में रालोद ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया। रालोद को वेस्ट यूपी में 17 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। यह पार्टी का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन था। रालोद मायावती की सरकार में शामिल हुआ, लेकिन करीब 1 साल बाद वर्ष 2004 में मायावती सरकार गिर गई। मायावती सरकार गिरने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनाने की कवायद शुरू की। अजीत सिंह ने अपने चिर प्रतिद्वंदी मुलायम सिंह यादव से भी हाथ मिलाने में गुरेज नहीं किया, जिसका लाभ यह मिला कि मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण विभाग उन्हें मिले। अजीत सिंह ने विधान परिषद और राज्यसभा में अपने कई चहेतों को पहुंचाया। वर्ष 2004 का लोकसभा चुनाव अजीत सिंह ने मुलायम सिंह के साथ मिलकर लड़ा। रालोद के हिस्से में 10 सीटें आईं, लेकिन उनके 3 सांसद ही जीत पाए। यह सब जानते थे कि अजीत मुलायम की बेमेल दोस्ती अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है। इस बीच अजीत सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एक बार फिर नजदीक आए। दोनों ने मुलायम सिंह से पुराना हिसाब चुकाने के लिए कई मोर्चे खोल दिए। वर्ष 2007 का विधानसभा चुनाव आते आते रालोद ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। ग्रेटर नोएडा के पास बझेड़ा खुर्द में रिलायंस पावर प्रोजेक्ट को मुद्दा बनाकर सरकार और मुलायम सिंह पर खूब हमले किए। चौधरी अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव के बीच हुए इस घमासान का असर वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर साफ साफ नजर आया। मुलायम सिंह यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकदल ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी कुछ खास नहीं मिल पाई। 2007 का चुनाव रालोद ने अपने बलबूते लड़ा था। 254 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, पर कामयाबी केवल 10 सीटों पर ही मिल पाई थी। लिहाजा इस राजनीतिक संघर्ष का नुकसान चौधरी अजीत सिंह को भी बड़े पैमाने पर उठाना पड़ा। दूसरी ओर मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापसी कर गई। अब एक बार फिर अजीत सिंह के सामने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और केंद्र का रुख करना उनकी मजबूरी बन गई थी। कांग्रेस और मायावती ने अजीत सिंह को तरजीह नहीं दी। एक ओर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी।
मायावती केंद्र में कांग्रेस को समर्थन कर रही थीं। अजीत सिंह ने एक बार फिर यूपीए में दाखिल होने की पेशकश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। यूपीए 1 का कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले अमेरिका के साथ हुए परमाणु करार पर वाम दलों ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया, जिस पर ना चाहकर भी अजीत सिंह ने मुलायम सिंह और मायावती के साथ सरकार का समर्थन किया। परमाणु करार के बहाने अजीत सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मेल की कोशिश की। यह कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी। ऐसे में उन्हें वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर भाजपा का दामन थामने को मजबूर होना पड़ा। भाजपा के साथ उन्होंने 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे और केवल 5 सीटों पर ही कामयाबी मिली थी। छोटे चौधरी की राजनीतिक सूझबूझ बड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने तमाम राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा और सत्ता में भागीदारी भी की। भाजपा कांग्रेस के साथ साथ अपने कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी मुलायम सिंह के साथ भी वो सत्ता में साझेदार रहे। जाट राजनीति में अपने विरोधी भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी भारतीय किसान कामगार पार्टी बनाकर राजनीतिक प्रयोग किया। उनकी राजनीतिक समझ विलक्षण श्रेणी की थी। साल 2009 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आते ही महज 36 घंटे बाद अजीत सिंह ने कांग्रेस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जबकि यह चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। लेकिन मुलायम सिंह यादव और मायावती के दबाव के चलते कांग्रेस ने अजीत सिंह का समर्थन लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में अजीत सिंह दिसंबर 2011 तक विपक्ष के साथ ही बैठे रहे। अंततः भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर शुरू हुई मुहिम के दौरान कांग्रेस ने उनके किसान नेता वाले चेहरे को अपने पक्ष में लाने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अजीत सिंह एक बार फिर केंद्र सरकार में शामिल हो गए। उन्हें मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव तक चौधरी अजीत सिंह कांग्रेस के साथ ही बने रहे। 2014 का लोकसभा चुनाव अजीत सिंह ने कांग्रेस के साथ ही लड़ा। नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर के सामने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का सूपड़ा साफ हो गया। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक लंबे अरसे बाद चौधरी अजीत सिंह अपने गढ़ बागपत संसदीय क्षेत्र से बुरी तरह हार गए। उन्हें मुंबई से रिटायर होकर आए पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह के सामने हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर उनके बेटे जयंत चौधरी मथुरा सीट से हेमा मालिनी के सामने हारे। इन दोनों सीट का चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह से खास रिश्ता रहा है। इतना ही नहीं, 2017 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल अपने सबसे मजबूत किले छपरोली विधानसभा क्षेत्र को भी हार गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह और जयंत चौधरी ने वापसी की भरपूर कोशिश की। दोनों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र भी बदले। अजीत सिंह चुनाव लड़ने के लिए जाट बाहुल संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरनगर चले गए। जयंत चौधरी मथुरा छोड़कर बागपत वापस आ गए। अजीत सिंह को अनुमान था कि जयंत चौधरी को देखकर जाट मतदाता उनके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन यह सारे बदलाव भी बेमानी साबित हुए। एक बार फिर दोनों पिता पुत्र बुरी तरह लोकसभा चुनाव हारे। इस दौरान उत्तर प्रदेश में पहले सपा और फिर भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकारें आईं, लिहाजा किसी ने रालोद की सुध नहीं ली। इसी दौरान नरेंद्र मोदी सरकार ने अजीत सिंह का करीब 30 साल पुराना लुटियन जोन में किसान ट्रस्ट के नाम से आवंटित बंगला खाली करवाया, जिसे लेकर जाटों ने विरोध भी किया। सरकार ने किसी भी कीमत पर झुकने से इनकार कर दिया। भाजपा ने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में रालोद की मोनोपोली को तोड़ने में कसर नहीं छोड़ी। केंद्र और राज्य सरकारों में कई जाट नेता खड़े किए गए। अब जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन चरम पर है, तो अजीत सिंह और जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल से खासी उम्मीदें थीं। हाल ही में संपन्न हुए जिला पंचायत चुनाव में अजीत सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक सीटें मिली थीं। इसी बीच कोरोना महामारी के कारण अजीत सिंह की रुखसती राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में जाट मतदाताओं की सहानुभूति खड़ी कर सकती है। कुल मिलाकर अपने 35 वर्ष लंबे राजनीतिक करियर में चौधरी अजीत सिंह सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करने वाले मास्टर साबित हुए हैं। इन 35 वर्षों के दौरान चौधरी अजीत सिंह 6 बार बागपत से सांसद चुने गए। वह वर्ष 1989, 1991, 1996, 1999, 2004 और 2009 में बागपत से चुनकर लोकसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देश के 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ दिसंबर 2011 से मई 2014 तक नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जुलाई 2001 से मई 2003 तक कृषि मंत्री रहे।
पीवी नरसिम्हा राव के साथ फरवरी 1995 से मई 1996 तक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर रहे। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ वे दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रहे। अजीत सिंह का जन्म 12 फरवरी 1939 को मेरठ में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई IIT खड़गपुर से की। इसके बाद इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। बहुत कम लोगों को मालूम है कि चौधरी अजीत सिंह मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर कंपनी IBM के साथ शुरुआती दिनों में जुड़े रहे थे। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट होने के बावजूद उन्होंने खेतीबाड़ी और किसानों की राजनीति की। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी राजनीतिक विरासत को उनके बेटे जयंत चौधरी आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल ने 25 मई को नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल की बागडोर चौधरी जयंत सिंह को थमा दी जाएगी। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।